हेलो दोस्तों, प्रेरणा क्लासेस की तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार। जो बच्चे 12th में हैं या यूपीएससी, यूपीपीसी, एसएससी एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एनसीईआरटी नोट्स और एमसीक्यू काफ़ी बेस्ट रहेंगे। मेरा मकसद एनसीईआरटी की बुनियादी समझ बनाना है। आजकल एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी जो है हमारा बेसिक बनाता है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र जो बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परिचय, उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों ये मेरे जो नोट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, समाज में भिन्न भिन्न लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न उनकी नीड्स होती है। अब उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकताएं पड़ती है। तो रिसोर्स मतलब संसाधन हमारे। तो संसाधन जो है हमारे अर्थ पे और आसपास, मतलब हमारे जो संसाधन हैं जैसे हमारे जल, मिट्टी और ये पर्वत, पेड़ पौधे वगैरह इससे लेते हैं। लेकिन हम एक समाज में एक जो मतलब लोगों के और भी संसाधन होते हैं, जैसे हमारे श्रम मजदूरी जैसे बोलते हैं, भूमि हो गई, औजार हो गई, मशीनें हो गई, ये भी हमारे संसाधन है। संसाधन कुछ भी हो सकता है जिससे हम संसाधन वे होते हैं जिससे हमें मतलब कोई सर्विस मिलती है, कोई सेवा मिलती है, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प होती है या हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, तो वे संसाधन में आते हैं। कुछ भी आ सकता है संसाधन में। तो वैसे संसाधन जो है पृथ्वी पे काफ़ी कम है, सीमित मात्रा में ही है, और जनसंख्या काफ़ी है, लोगों की जनसंख्या काफ़ी है, काफ़ी बड़ी संख्या में है, और उसको देखते हुए हमारे जो संसाधन है वे सीमित मात्रा में है या हम उनको अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए भी वे सीमित रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी समस्या है एक अर्थशास्त्र में, कि संसाधनों को सीमित देखते हुए हम उस वस्तु का कैसे चयन करें। एक तो ये समस्या है। लोगों के खुद के एक व्यक्तिगत उसमें भी हम संसाधनों को सीमित मात्रा में लेते हैं। जैसे लोगों की आय काफ़ी, जैसे आय एक लिमिट होती है, तो लोगों की इच्छाएं तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उस लिमिट आय से वो कितनी चीज़ों को वो खरीद सकता है वो उसकी चयन पे निर्भर करता है। और यही लोगों के जीवन में यानी उपभोक्ता के जीवन में चयन की समस्या कहलाती है कि वो चयन कैसे करे, क्योंकि उसको एक बेस्ट चीज़ भी चाहिए और उसको अपनी आय को एक मतलब अपने कंट्रोल में भी रखना है। तो समाज में जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होते हैं उसका विनिमय होता है। लोग पैसे देते हैं, सेवा वस्तु लेते हैं, पैसे देते हैं, सेवाएं लेते हैं, तो इससे ही लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अर्थ है वो बताती हूँ मैं आपको। व्यष्टि मतलब व्यक्तित्व। व्यष्टि का अर्थ होता है क्या? व्यक्तित्व। अर्थशास्त्र में इसको एक से लिया गया है, यानी उपभोक्ता, एक उपभोक्ता के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी एक चीज़, जिसके एक चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये आर्थिक इकाई में, अर्थशास्त्र में मोस्टली आर्थिक चलता है, तो आर्थिक इकाई का एक भाग का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाई के एक भाग का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या फिर एक व्यापारी, और भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक का। तो व्यष्टि में सिर्फ एक होता है, ठीक है, एक का ही अध्ययन करते हैं हम, उसकी आर्थिक इकाई होगा, एक का ही अध्ययन करते हैं। आगे है हमारा संसाधन। अभी मैंने बताया था आपको जैसे संसाधन क्या होते हैं, जैसे श्रम, भूमि, औजार, मशीनें आदि, इनका प्रयोग हम वस्तुओं और सेवा की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। संसाधन जैसे श्रम हो गया, भूमि होगी, औजार होगी, मशीनें, इन सबको मिला मिलू के हम क्या करते हैं, कोई वस्तु बनाएंगे या फिर कोई सर्विस क्रिएट करेंगे, तो इनसे ही क्या होती है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। आगे है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखो अर्थव्यवस्था है, काफ़ी डेवलप वर्ड है आज का। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आजकल क्या है कि फर्स्ट है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो सबसे बड़ी तो यही समस्या है कि संसाधन सीमित है,
और फिर किन वस्तुओं का ऐसा उपयोग या उत्पादन किया जाए कि लोगों को ज़्यादा पसंद आए। जब उत्पादन अच्छा होगा तो उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो ये भी अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है आपका किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। अब वस्तुओं का उत्पादन दूसरी समस्या ये है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। चलो हमने संसाधन मान लिया कि हमारे पास संसाधन है, लेकिन अब दूसरी समस्या ये आती है कि उत्पादन कैसे करें। अब उसके लिए हमें कहीं से औजार चाहिए, मशीनें चाहिए, ये सब चीज़ें हमें मिल गई, लेकिन अब किस तरीके से उसको डेवलप करें, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कैसे करें कि वो लोगों को पसंद आए, लोग ज़्यादा उसको खरीदें, पसंद करें। थर्ड जो है हमारी वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब वस्तुओं के उत्पादन के चयन की बात आती है कि किसके लिए किया जाए। अब हर तरह के लोग हैं, उनकी पसंद भी अलग अलग आए हैं, उम्र भी अलग अलग होती है लोगों की, तो उम्र के हिसाब से भी लोग को कुछ पसंद होता है। वही चीज़ जो होता है कि बाद में आ जाता है तो उसको कुछ और चीज़ें पसंद आने लगती है। तो एज के अनुसार और एक समय के अनुसार भी हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। तो ये भी एक समस्या है हमारे अर्थव्यवस्था की, वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। आगे है तो दोस्तों आगे हमारा है संसाधनों के विनिधान से हमारा क्या आशय है। तो विनिधान क्या होता है। विनिधान ये होता है कि जब हम कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक सर्विस उसको हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसका एक बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कितने संसाधन लेने हैं, क्या लेना है, बर्बाद ना जाए, मतलब उसका बिल्कुल समझदारी से उपयोग हो। तो उसकी कितनी मात्रा लेनी है कि कितनी मात्रा का उसका उपयोग करें कि कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक सर्विस प्रोड्यूस हो चुके, यानी उसका उत्पादन हो सके। इसको ही हम संसाधनों का विनिधान बोलते हैं। आगे है सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि संसाधन तो हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है और उसका विनिधान करना है, यानी उसको सही तरीके से यूज़ करना है। और अंतिम वस्तु वे होती है जो उपभोक्ता उसको यूज़ करता है, तो उसका वितरण करना यानी उसमें चीज़ों को बांटना भी एक अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्या है। आगे है सीमांत उत्पादन संभावना। इसमें यह है कि इसका अर्थ क्या है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ या सीमित संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करें। यानी अलग अलग जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके उत्पादन के लिए वह जो सीमित संसाधन है उनका विनिधान, यानी उनको सही तरीके से किस तरह यूज़ करें या किस प्रकार करें उनका यूज़। ठीक है, ये है। आगे है आपका छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये कहता है कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी नॉलेज के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित सहयोग के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। समझ में आया नहीं? तो इसमें यह है कि उपलब्ध जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसकी मात्रा और जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, उन दोनों को मिला के जो मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जितनी भी उसकी संभावना हो सकती है, पूरी फुल हमें टेक्निक्स यूज़ करनी है, फुल हमें संसाधन यूज़ करने हैं यानी रिसोर्स यूज़ करने हैं। उनको मिला के हम लास्ट तक कितनी बेस्ट, कितनी उसके तरीके संभावित सहयोग से, यानी कितने उसके सेट्स एक तरह से हम बना सकते हैं, तो उसी समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना सेट। जैसे हमारा इसमें है,
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। यानी ये सब क्या है, हमारा संसाधन है। कपास हो गया, ये हमारे रिसोर्स ही तो है, एक अनाज हो गया। और इन दोनों को मिला के हम कितना बेस्ट दे सकते हैं, कितने हम इसके संभावना सेट्स बना सकते हैं। तो संभावना सेट्स हमारे क्या हैं इसमें, ए बी सी डी ई, यानी इन दोनों को मिला के हमने कितने उत्पादन संभावना सेट बनाए, ये है इसका मतलब। आगे है कपास और अनाज का सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। अब जैसे ये सेट हो गए, जैसे अब ये उत्पादन संभावना सेट है। अब ये ए बी सी डी ई ये अब सेट है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे दिखा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये ही जो है इसी सेट पे जो ये बना हुआ है, ये क्या है, हमारा कर्व है। इसी को हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। किसका है ये, कपास का और अनाज का। ठीक है, आगे है, हाँ, जो अवसर लागत होती है उसको हम आर्थिक लागत भी कहते हैं, जो इसमें यूज़ हो रही है, जो ये यूज़ हो रही है, इसमें कितने अवसर मिले, कितने हमारे संसाधन आए, इन अवसरों से हमने कितने सेट बनाए, तो ये जो होती है इसको हम आर्थिक लागत भी बोलते हैं। यानी इनको यूज़ करने, इनको सेट बनाने के लिए या उत्पादन करने के लिए हमें कितने संसाधनों का उपयोग करना पड़ा, तो इसको हम अवसर लागत को क्या बोलते हैं, आर्थिक लागत भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब केंद्रीकृत मतलब एक सेंटर में होता है और पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, उसको हम केंद्रीकृत बोलते हैं। योजना जो एक तरह से प्लान करके बनाई जाती है, तो उस अर्थव्यवस्था वो क्या होती है, इसका है कि महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजनाएं सरकार बनाती है। इसमें क्या होता है कि केंद्रीकृत योजना में जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है उसकी योजना कौन बनाती है, सरकार बनाती है। कौन बनाती है, सरकार बनाती है। जैसे हमारी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, और भी हो गई। इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी के अपोजिट में एक दूसरी अर्थव्यवस्था होती है बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है, नाइन्थ पॉइंट में देखो, बाजार अर्थव्यवस्था यह केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था योजना के विपरीत है। सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। इसमें जो भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका जो निर्धारण होता है, उनका जो मतलब प्लान होता है या उनकी योजनाएं बनती है, वो सब किस पर बनती है, बाजार पे बनती है। किस पे बनती है, बाजार पे। आगे है आर्थिक निर्णय बाजार। जो भी आर्थिक निर्णय होते हैं वो बाजार लेता है। और बाजार का स्पष्ट लक्षण व्यवस्था यह है कि इसमें लोग निर्बोध रूप से वस्तुओं को खरीदते हैं और उनका विक्रय करते हैं। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है। यानी इसमें एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, बाजारी उसको क्या देता है, बाजारी कीमत तय करता है वस्तु और सेवाओं की। ठीक है, किसमें, बाजार अर्थव्यवस्था में। कौन सी अवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में। आगे है जिसमें क्या होता है कि क्रेता तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर क्या होता है, विनिमय होता है। यानी वस्तुओं का लेन देन होता है इसी कीमत पर। बाजार में है तो सभी दुकानों पे कीमत एक सी होगी, तो इसको ही मार्केट इकनॉमी बोलते हैं। आगे है ये जो मार्केट इकनॉमी है, जो
यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आती है ये। पहले वाली किस में आती है? केंद्रीकृत वाली हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आती है। एक और होता है साम्यवादी। क्या होता है? साम्यवादी। आपने सुना हो, जैसे चीन है हमारा, क्या है? चीन। ये साम्यवादी में आता है। समाजवादी में और साम्यवादी में क्या अंतर है इन दोनों में? जो साम्यवादी होता है उसमें जो श्रम, जो मजदूरी होती है साम्यवादी अवस्था में, वो किसके अधीन होती है? वो भी सरकार के अधीन होती है। सरकार ही मजदूरी तय करती है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ओके, आगे है हमारा लास्ट जो पॉइंट है 10th। एक होता है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। यह एक विधि है, एक टेक्निक है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान और विश्लेषण किया जाता है। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था की समस्याएं आ गई, ठीक है, उसका समाधान ढूंढेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब ये समस्या आई क्यों है, इसको टुकड़ों में, उस समस्या को टुकड़ों में देखेंगे कि ये कारण भी हो सकता है इस समस्या आने का, ये कारण भी हो सकता है इस समस्या आने का। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण बोलते हैं। जब हम कोई भी समस्या है हमारी, तो उस समस्या हुई क्यों, उसको कई तरीक़ों से हम बाँट के सुलझाने की कोशिश करते हैं उस समस्या को। तो वो ही क्या होता है? हमारा विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण। और आदर्शात्मक क्या होता है हमारा? आदर्शात्मक होता है हमारा कि एक अच्छे तरीके से, एक मतलब मैनर से, एक मतलब मान लो कि मतलब बहुत ही सभ्य तरीके से जब हम किसी समस्या का हल करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, एक पॉजिटिव सोचते हैं हम, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक या आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। ये एक विधि है। वैसे तो विधि बहुत सारी है, लेकिन इसमें आपके एनसीईआरटी में ये विधि बताई गई है कि इसमें अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान और विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे इतने ही थे नोट्स। अब अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।